देखकर अगर किसी का दिल दहल न जाए तो फिर वह इंसान कहलाने के काबिल नहीं। अमेरिका और ईरान की जंग और एलपीजी संकट का असर अब सीधे भारत के मजदूरों पर पड़ रहा है। बड़ी परेशानी है। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। सूरत में कंपनियों के बिल्डिंग पर ताले लगने शुरू हो गए हैं और हजारों मजदूर यूपी बिहार लौटने पर मजबूर हैं। रविवार को उधना रेलवे स्टेशन पर हालात बेकाबू हो गए। ट्रेनों में जगह पाने के लिए हजारों लोग एक साथ स्टेशन पर उमड़ पड़े। भीड़ इतनी बड़ी थी कि व्यवस्था बनाए रखना नामुमकिन हो गया। कुछ लोगों ने लाइन तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लोग लोहे की जालियां फांदते नजर आए और भगदड़ जैसे हालात बन गए। दोपहर तक 6 ट्रेनों के जरिए 20,000 से ज्यादा यात्री रवाना हो चुके थे, लेकिन स्टेशन पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ समर वेकेशन की भीड़ नहीं है, बल्कि एलपीजी संकट की वजह से पिछले 1-1.5 महीने से लगातार पलायन जारी है और अब गर्मियों की छुट्टियां भी शुरू होने से भीड़ दोगुनी हो गई है। यह तस्वीरें सिर्फ एक रेलवे स्टेशन की नहीं हैं, यह उस दर्द की तस्वीरें हैं जो हजारों मजदूर परिवार झेल रहे हैं। हॉर्मुज में हालात एक बार फिर बेहद खतरनाक हो गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर वार्ता के दूसरे दौर में महज कुछ ही घंटे बचे थे कि तभी समंदर के बीचों बीच एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा लग रहा था। अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस प्रुआंस ने ईरान के कार्गो जहाज तोस्का का पीछा किया जो चीन से ईरान की तरफ आ रहा था। अमेरिका का दावा है कि पहले चेतावनी दी गई, लेकिन ईरानी क्रू ने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिकी युद्धपोत ने गोलीबारी शुरू की और ईरानी जहाज के इंजन रूम में छेद करके उसे रोक दिया गया। फिर जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। अमेरिकी सैनिक हेलीकॉप्टर में बैठकर जहाज के ऊपर पहुंचे और फास्ट रोपिंग तकनीक के जरिए सीधे जहाज पर उतर गए। यह वही तकनीक है जिसमें हेलीकॉप्टर जमीन पर नहीं उतरता, बल्कि एक मोटी रस्सी नीचे गिराई जाती है और सैनिक उसे पकड़कर फिसलते हुए नीचे आ जाते हैं। इस पूरी कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया, जिसे देखकर लगा जैसे कोई एक्शन मूवी चल रही हो। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुद लिखा कि जहाज हमारे कब्जे में है और हम देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है। दूसरी तरफ ईरान ने तुरंत पलटवार किया और इसे अमेरिका द्वारा समंदर में की गई सरेआम डकैती करार दिया। ईरान के सैन्य मुख्यालय ने कहा कि अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और इसका जवाब बहुत जल्द दिया जाएगा। यानी एक तरफ बातचीत की टेबल सजी है और दूसरी तरफ समंदर में तनाव 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। अब बात करते हैं देश की सबसे गर्म सियासी खबर की, जो है महिला आरक्षण बिल। यह मुद्दा इस वक्त पूरे देश में आग की तरह फैला हुआ है और हर पार्टी इस पर अपना रंग चढ़ाने में लगी है। लखनऊ में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा समाजवादी पार्टी का झंडा जलाए जाने के बाद सपा की महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं का अधिकार छीन लिया, उन्हें बैंड बजाकर नाचना चाहिए और राहुल गांधी भी उनके साथ शामिल हो जाएं। मैं तो कहना चाहता हूं कि सारे विरोधी बैंड बजाकर डांस करें, राहुल जी भी उनके साथ डांस करें कि किस प्रकार से महिलाओं का अधिकार हमने छीन लिया, किस प्रकार से भारत को फिर एक बार पुरुष प्रधान संस्कृति की ओर हम लेकर गए। इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा बैंड बजाकर डांस किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सवाल उठाया कि अगर महिलाओं को उनका हक नहीं मिला तो इसे लोकतंत्र की जीत कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि 30 साल से यह बिल लोकसभा में आता है, कभी फाड़ा जाता है, कभी जलाया जाता है और कभी विरोध होता है, लेकिन महिलाओं को उनका हक आज तक नहीं मिला।
की लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो बेटियों की इस लड़ाई को छोड़ के भाग खड़े हुए और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि बेटियों की हार में लोकतंत्र की जीत कैसे हो सकती है? हो सकती है क्या? देश की महिलाएं हार गई, उनका सम्मान स्वाभिमान हार गया, वो कह रही हैं लोकतंत्र की जीत है। क्या ये संभव है? आज जिस तरीके से पूरा देश ये देख रहा है कि महिला आरक्षण बिल 30 साल से इस लोकसभा में आता है, कभी फाड़ दिया जाता है, कभी फेंक दिया जाता है, कभी जला दिया जाता है और कभी उसका विरोध होता है। अब बात करते हैं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की, जिन्होंने प्रधानमंत्री के 29 मिनट के राष्ट्र संबोधन पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने अपने इस संबोधन में 48 बार कांग्रेस का नाम लिया, यानी हर 30वें सेकंड पर। श्रीनेत ने कहा कि यह प्रधानमंत्री की घबराहट और बौखलाहट की सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि कांग्रेस सच के साथ है और जनता के मुद्दे उठा रही है, जिससे सरकार दबाव में आ गई है। और उस 29 मिनट में उन्होंने 58 बार 58 टाइम्स कांग्रेस का नाम लिया। मतलब हर 30वें सेकंड पर प्रधानमंत्री कांग्रेस 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 के नाम की माला जप रहे थे। 29 मिनट बोले, 58 बार कांग्रेस का नाम लिया। तो यह डर अच्छा लगा देखकर, और इसलिए अच्छा लगा क्योंकि कहीं पर यह निहित है कि कांग्रेस सच के साथ है, साहस से लड़ती है और इस देश के लोगों का मुद्दा उठाती है। और इससे नरेंद्र मोदी जी बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि उनकी जो चोरी थी, जो उनका षड्यंत्र था, उसका पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी और समूचे विपक्ष ने कर दिया, देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया और उनके मंसूबों पर, जो विभाजनकारी मंसूबे थे, उस पर पानी फेर दिया। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल तलाक कानून लाया था, तब भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके ने मिलकर उसका विरोध किया था, और आज ये लोग महिला हित की बात करते हैं। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर ट्रिपल तलाक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया। भारत का कानून शादी ब्याह के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू होगा। तब ट्रिपल तलाक के खिलाफ बनाए गए कानून का भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के जितने भी अन्य सहयोगी हैं, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, इन सब ने तब भी विरोध किया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस, सपा और टीएमसी ने मिलकर इस बिल को पास नहीं होने दिया, जिससे देश की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों को गहरी चोट पहुंची है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा का हर बिल या तो किसी खास को फायदा पहुंचाने के लिए होता है या समाज को बांटने का हथियार होता है, और इस बार विपक्ष की एकता ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। हम महिला बिल के विरोध में नहीं थे, सिर्फ उनके पास शोषणकारी तरीके के खिलाफ थे। इसलिए हमारी सबसे बड़ी आपत्ति यही रही कि पहले जनगणना कराई जाए, फिर महिला आरक्षण की बात उठाई जाए। जो सरकार महिलाओं को गिनना नहीं चाहती, वो भला उन्हें आरक्षण क्या देगी। बिहार में तेजस्वी यादव ने नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 साल पहले यह बिल पास हो चुका था, तो राष्ट्रपति से इसे नोटिफाई क्यों नहीं करवाया गया, और आरोप लगाया कि राज्य सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की विधानसभा में अभी सिर्फ 29 महिला विधायक हैं, और यह बिल पास होता तो यह संख्या कई गुना बढ़ सकती थी। 3 साल से ये बिल पास हो गया था, तो राष्ट्रपति जी से शायद ये लोग क्यों नहीं नोटिफाई करवाया, क्यों रखा रह गया, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। तो इन लोगों को तो ज्ञान है नहीं। अब बन गए हैं लोग, बन गए हैं, लेकिन अब करेंगे क्या? जो गुजराती भाई कहेंगे अब वही करेंगे ना। अब तो इनको चलाने के लिए दिल्ली से पीएमओ से लोग आ रहे हैं। अब इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनेंगे, जो पीएमओ से आएगा, जो 2 लोग चाहेंगे वही ये करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने जयपुर में कहा कि राष्ट्र के नाम संबोधन में किसी राजनीतिक दल की आलोचना करना बिल्कुल उचित नहीं है, और इस तरह के बयानों से तमिलनाडु
और पश्चिम बंगाल की महिलाओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने तमिलनाडु के लिए 6 बड़ी गारंटियों का ऐलान किया। इनमें महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को हर महीने 2,000 रुपए सीधे बैंक खाते में, कॉलेज छात्रों को हर महीने 2,000 रुपए की स्कॉलरशिप, परिवारों को 5,500 रुपए मासिक खाद्य सहायता, 300 दिनों के अंदर सरकारी खाली पदों को भरना, ग्रुप सी और डी नौकरियों में 60% स्थानीय आरक्षण और पहली बार संपत्ति खरीदने वाली महिलाओं के लिए मुफ्त रजिस्ट्रेशन शामिल है। The women of Tamil Nadu, who are the backbone of the state, we are going to give 2,000 rupees to every single woman directly in a bank account in Tamil Nadu every month. Senior citizens and differently women owners of property. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में टीएमसी पर दोहरा हमला बोला। पहले उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया और कहा कि मंडियों और कोल्ड स्टोरेज पर टीएमसी की सिंडिकेट का कब्जा है, जिससे खासकर आलू किसानों को भारी नुकसान हो रहा है और भाजपा सत्ता में आने पर इस सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। फिर उन्होंने आदिवासी मुद्दे पर भी निशाना साधा और कहा कि आदिवासी जिलों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल सब कुछ बेहाल है और आदिवासियों की अपनी जमीन पर भी टीएमसी सिंडिकेट का कब्जा है। आदिवासियों का कब्जा नहीं है, आदिवासियों की जमीन पर टीएमसी का सिंडिकेट। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर यह है कि बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने नंदीग्राम में रोड शो किया और शुभेंदु अधिकारी के लिए जोरदार प्रचार किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बिना किसी डर के अपना वोट डालें और कहा कि सारी केंद्रीय सुरक्षा बल बूथ पर तैनात हैं, इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जय मां काली और जय श्री राम के नारों से जो है 6 दिन आ रहे हैं, तो मैं यही कहूंगी कि बिना भय से जो है अपना वोट अपनी मर्जी। उत्तराखंड से शुभ समाचार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया कि अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं और 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और लक्ष्य है कि हर यात्री की यात्रा सुरक्षित, सुगम और यादगार रहे। यही थी आज की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे धमाकेदार खबरें। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।